नमस्कार। इस खास विश्लेषणात्मक सफर में स्वागत है। आज हम इतिहास, विज्ञान और प्राचीन काल के एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो सदियों तक समुद्र की खामोश गहराइयों में छिपा रहा। आज की हमारी चर्चा है द्वारका का रहस्य, वो डूबी हुई नगरी जिसने आधुनिक विज्ञान और प्राचीन धर्म ग्रंथों को बिल्कुल एक ही बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोचने वाली बात है ना, क्या सोने की दीवारों और चांदी के फर्श वाली वो 5000 साल पुरानी भव्य नगरी सिर्फ एक पौराणिक कथा थी? लंबे समय तक दुनिया भर के इतिहासकारों ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को केवल मिथक या किस्से कहानियों की तरह ही देखा। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां 9 लाख से अधिक महल थे, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। क्या ये सब सच में महज इंसानी कल्पना की उपज हो सकती है? इस बड़े सवाल का जवाब तब मिलना शुरू हुआ जब समय का पहिया 1983 पर आकर रुका। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें मानो कुछ कहना चाह रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ समुद्र में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। वो कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, बल्कि वहां अप्राकृतिक रूप से तराशी गई विशाल चट्टानें और ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद थीं। पानी के अंदर दफन एक पूरा का पूरा शहर। भाग 1, कृष्ण की ग्रैंड गोल्डन द्वारिका। चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। भागवत पुराण के अनुसार मथुरा में कंस की मृत्यु के बाद उसके ससुर जरासंध ने लगातार कई बार आक्रमण किए। तो इन युद्धों से बचने और शांति के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का एक बहुत ही रणनीतिक निर्णय लिया। इसी एक फैसले ने एक असाधारण और अजेय नगरी के निर्माण की नींव रखी। पौराणिक समय रेखा बताती है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए। वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच भूमि दान में दी, जिसके बाद देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा को इस दिव्य शहर को बनाने का काम सौंपा गया, और अंततः एक ऐसी शानदार नगरी खड़ी हुई जिसका अंत एक दुखद जल समाधि के रूप में लिखा था। यहां एक नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है। 153.6 किलोमीटर्स, ग्रंथों में इसे 12 योजन कहा गया है। ये वो जमीन थी जिसे खास तौर पर समुद्र से वापस लेकर इस नगरी को बसाया गया था। मतलब इस विशाल क्षेत्रफल को रिक्लेम करके एक अत्याधुनिक शहर में बदलना उस समय के हिसाब से सोचें तो एक अकल्पनीय इंजीनियरिंग चमत्कार था। अब मन में ये सवाल आता है कि ये शहर आखिर दिखता कैसा था? भागवत पुराण के विवरण के अनुसार इस नगरी में 900 से अधिक भव्य महल थे। दीवारें सोने की और फर्श चांदी के बने थे। लेकिन जो बात इसे वास्तव में खास बनाती है वो है इसकी कमाल की अर्बन प्लानिंग। नगर की सड़कें सीधे एक उन्नत बंदरगाह यानी सीपोर्ट तक पहुंचती थीं। पानी के जहाज़ों के लिए विशेष डॉक्स बनाए गए थे, और शहर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अत्यंत जटिल सिंचाई प्रणाली भी मौजूद थी। तो ये केवल एक सुंदर नगर नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से सुनियोजित और विकसित सभ्यता का केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, श्राप और शहर का अंत। देखिए, प्रकृति का ये नियम है कि जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। द्वारिका की यह स्वर्णिम गाथा भी आगे चलकर एक ऐसे दुखद अंत की ओर बढ़ी जिसने इस पूरी यदुवंशी सभ्यता को ही समाप्त कर दिया। ग्रंथों में इसके कई कारण बताए गए हैं। जैसे महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने दुख में आकर यदुवंश के नाश का श्राप दिया था। इसके बाद पिंडारक नामक स्थान पर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने महान ऋषियों के साथ कुछ ऐसी शरारत की जिसके परिणाम स्वरूप ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मुशल को जन्म देगा जो उनके विनाश का कारण बनेगा। उस मुशल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया, और बाद में वही टुकड़ा जरा नामक एक शिकारी के तीर का हिस्सा बना। अंततः आपसी युद्ध, अहंकार और उसी शिकारी के तीर से श्रीकृष्ण के देह त्यागने के बाद ये पूरी की पूरी नगरी समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए समा गई। अब आते हैं भाग 3 पर, जब विज्ञान ने सत्य को खोजा। एक बहुत लंबे समय तक यही माना जाता रहा कि द्वारका केवल एक धार्मिक कथा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें इस कहानी के पीछे का सच दिखाई दे रहा था। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर SR राव का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा था, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। उनका स्पष्ट तर्क था कि यदि रोम, एथेंस और बाबिल जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है और उन्हें खोजा जा सकता है, तो फिर द्वारका की क्यों नहीं।
अब इस विशाल खोज की शुरुआत का बजट जानकर शायद आप यकीन न करें, मात्र 800 रुपए। जी हां, सिर्फ 800। 1980 के दशक में ना तो पर्याप्त फंडिंग थी और ना ही कोई आधुनिक तकनीक, और समुद्री पुरातत्व तो उस समय भारत में एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र था। लेकिन भारी संदेह और सीमित संसाधनों के बावजूद डॉक्टर राव ने छोटे छोटे फंड्स इकट्ठा किए और यहां तक कि अपने स्वयं के वेतन का उपयोग करके इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को शुरू किया। इस सफर के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि सत्य की ये खोज रातों रात बिल्कुल नहीं हुई। शुरुआत हुई 1963 में बेट द्वारका में पहली खुदाई के साथ। फिर आया 1983, जब डॉक्टर राव ने वो ऐतिहासिक गोता लगाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद 2001 में आधुनिक तकनीक और हाईटेक सोनार मैपिंग का योग आया और अंततः 2024 में इस स्थान को राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर एक ऐतिहासिक मान्यता पाते हुए देखा गया। चलिए देखते हैं भाग 4, समुद्री पुरातत्व और कार्बन डेटिंग। तो सबसे अहम सवाल यह है कि जब समुद्र के नीचे गहराई में खोज की गई तो विज्ञान के हाथों में कौन से ठोस भौतिक प्रमाण लगे, क्योंकि बिना वैज्ञानिक प्रमाणों के कोई भी दावा सिर्फ एक दावा ही रह जाता है। 1983 से 1992 के बीच हुए अभियानों में जो कुछ मिला उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। समुद्र तल से 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली जो स्पष्ट रूप से इंसानों द्वारा बनाई गई थी, कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं। वहां 30 से अधिक पत्थर के खंभे, 3 छेद वाले एंकर्स मिले जो बहुत ही उन्नत समुद्री नेविगेशन को दर्शाते हैं। इसके अलावा कई कलाकृतियां और मिट्टी के बर्तन भी मिले। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इनमें से कुछ चीजें 5000 से लेकर 9000 साल तक पुरानी हैं। ये इस बात का निर्विवाद प्रमाण था कि वहां एक बेहद उन्नत सभ्यता सच में निवास करती थी। तकनीक आगे बढ़ी और 2001 में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम के नेतृत्व में ASI और NIOT ने मिलकर एक हाईटेक अभियान शुरू किया। इस बार इंसानी गोताखोरों की जगह आधुनिक सोनार तकनीक ने ले ली थी। लगभग 4000 वर्ग मीटर के समुद्री हिस्से को डिजिटल तरीके से स्कैन किया गया और नतीजे? इस मैपिंग में चूना पत्थर के ब्लॉक, मंदिरों की नींव और यहां तक कि एक पूरी जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम के स्पष्ट साक्ष्य मिले। यहाँ ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे मिथक और विज्ञान एक ही घटना को दो अलग अलग नजरियों से बयां करते हैं। पौराणिक कथाएं द्वारका के डूबने का कारण श्राप, लोहे का मुशल और आंतरिक कलह बताती हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक रिकॉर्ड ये साबित करते हैं कि अचानक समुद्र के जलस्तर में भारी वृद्धि, टेक्टोनिक शिफ्ट्स और विशाल सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इस तटीय भूमि को निगल लिया। कारण जो भी हो, दोनों ही दृष्टियों में परिणाम बिल्कुल एक ही था, शहर का विनाश। सी लेवल राइज थ्योरी के इस चौंकाने वाले डेटा को समझना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका के प्रोफेसर रेंस ने 20,000 सालों के समुद्री डेटा का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के जल स्तर में अचानक और बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई थी। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में विशाल समुद्री हलचलें हो रही थीं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये बिल्कुल वही समय है जो महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के पृथ्वी त्यागने और द्वारका के डूबने का समय माना जाता है। सब कुछ आपस में जुड़ रहा था। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, आस्था और विज्ञान का संगम। देखिए, ये पूरी यात्रा केवल पत्थरों और कार्बन डेटिंग के बारे में नहीं है। ये उस अद्भुत संगम के बारे में है जहां वैज्ञानिक डेटा पूरी तरह से प्राचीन शास्त्रों में लिखे शब्दों से मेल खाता है। इस संगम का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रमाण फरवरी 2024 में देखने को मिला। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद प्राचीन खंडरों तक स्कूबा डाइव किया। समुद्र की गहराइयों में जाकर उन प्राचीन अवशेषों को मोरपंख अर्पित किए गए और द्वारकाधीश मंदिर पर 52 गज की ध्वजा फहराई गई। ये आयोजन सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि ये द लॉस्ट सिटी के उस सत्य की वैश्विक स्वीकृति थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की प्राचीन विरासत और आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण एक साथ एक ही मंच पर खड़े हो सकते हैं। इस पूरे विश्लेषणात्मक सफर ने हमें ये सिखाया है कि आस्था और विज्ञान कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वो एक ही सत्य को खोजने के दो अलग अलग रास्ते हैं। द्वारिका के इस रोमांचक खोजी यात्रा के बाद मन में एक ही विचार बार बार आता है, यदि समुद्र हमारे सबसे बड़े मिथकों में से एक को पूरी तरह से सत्य प्रमाणित कर सकता है, तो सोचिए इन खामोश लहरों के नीचे ऐसे और कितने भूले हुए सत्य अपना इंतजार कर रहे हैं। इतिहास हमेशा उतना ही होता है जितना हम खोज पाते हैं।
तो इसी सवाल के साथ आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।